नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड की पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड और हिंदी के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि कर्तपुर राज्य किस वंश का अर्ध स्वतंत्र राज्य था। तो जो कर्तपुर राजवंश था, जिसके संबंध में हमें उत्तराखंड के इतिहास से बहुत कम प्रमाण मिलते हैं, तो कर्तपुर राजवंश को संबंधित मानते हैं विद्वान कौनिंद या कुनिंद वंश से। तो जो इतिहासकार हैं या विद्वान हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो कर्तपुर राज्य था ये कुनिंदों की ही एक शाखा थी। तो यानी कुनिंद वंश के बाद यह कर्तपुर राज्य सामने आता है या इस राजवंश का विकास होता है और इसे कुनिंदों की एक शाखा माना गया है कि यानी कुनिंदों के ही वंशजों ने कर्तपुर राज्य की स्थापना की। तो कर्तपुर राज्य क्या है, एक कुनिंदों का ही एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। दूसरा प्रश्न है, यादव राजवंश का संस्थापक थे। तो लाखामंडल जो अभिलेख प्राप्त होता है राजकुमारी ईश्वरा का, तो यहाँ से हमें जानकारी होती है कि यहाँ पर यमुना के तट पर क्या है, यादव राजवंश स्थापित था और इसका संस्थापक कौन था, श्री सेन वर्मन था। तो श्री सेन वर्मन था यादव राजवंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि जेम्स वेली फ्रेजर ने कब लाखामंडल के पुरा अवशेषों की खोज की थी। तो फ्रेजर ने लाखामंडल के पुरा अवशेषों की खोज की 1814-15 में और इन्होंने द हिमालय माउंटेन में मंदिरों की मूर्तियों का उल्लेख किया है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में द हिमालय माउंटेन में मंदिरों की मूर्तियों का उल्लेख किया है। तो फ्रेजर ने लाखामंडल के पुरा अवशेषों की खोज कब की, तो ये 1814-15 में इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न है कि शुद्ध महादेव गोपेश्वर के त्रिशूल लेख हैं। तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख हमें प्राप्त होता है, तो ये कौन सी लिपि में है, तो यह है ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि में भी यह क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि के दो भाग हैं, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। तो ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख है जो गोपेश्वर में हमें त्रिशूल लेख के रूप में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। और गणपति नाग क्या क्या है, हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। इस आधार पर इतिहासकार क्या मानते हैं कि नाग वंश में सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वह था गणपति नाग। अगला प्रश्न है, पाणिनि एवं कौटिल्य को क्रमशः नामों से जाना जाता है। तो पाणिनि और कौटिल्य को कुलुन और कुलिंद नाम से संबोधित किया गया है। तो कुलुन और कुलिंद नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कुनिंदों की मुद्राओं के प्रकार हैं। तो कुनिंदों की मुद्राओं के प्रकार अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और यहाँ से शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित क्या है, इनके नामों का पता चलता है। फिर तीसरा प्रकार है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार। तो तीन प्रकार की क्या है, अल्मोड़ा कुनिंद मुद्राएं हैं, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार। तो इतिहासकार जो जितने भी कुनिंद मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं उनको तीन भागों में रखते हैं, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार। अगला प्रश्न है कि कुनिंद राजवंश के अधिष्ठात्री देवता थे। तो कुनिंद राजवंश के मुख्य देवता कौन रहते हैं, तो कुनिंद राजवंश के मुख्य देव रहते हैं शिव। तो भगवान शिव की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इनके आराध्य देव कौन रहते हैं, शिव रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाण काल में हुइस्क स्वर्ण मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है। तो कुषाण काल में हुइस्क से संबंधित स्वर्ण मुद्रा हमें प्राप्त होती है मुनि की रेती टिहरी से, और यह ऋषिकेश में है। तो ऋषिकेश मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से हमें हुइस्क की स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि कुनिंदों के समकालीन योधेय की मुद्राएं मिलती हैं। तो कुनिंदों के समकालीन थे योधेय राजवंश और इन्होंने कुषाणों को यहाँ से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कुनिंदों के जो समकालीन योधेय थे इनकी भी विभिन्न स्थानों से हमें मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिसमें है जौनसार बाबर, देहरादून,
व कालोडांडा पौड़ी से। तो जौनसार बाबर, देहरादून और कालोडांडा पौड़ी से इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है कि बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर किसने सत्ता स्थापित की। तो ये भी थोड़ा विवादित प्रश्न है कि बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर पर किस वंश ने सत्ता स्थापित की। तो वाणी में क्या मिलेगा आपको, खरपड़देव वंश मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो आयोग है वह खरपड़देव को स्वीकार नहीं करता है। इसकी जगह जो अधिकतर इतिहासकार विद्वान हैं वो निम्बर देव को क्या कहते हैं कि इसका जो बसंत देव के बाद दूसरा वंश था तो ये निम्बर देव था। तो निम्बर देव वंश द्वारा पुनः क्या की जाती है, कार्तिकेयपुर पर अपनी सत्ता स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजा प्रीतम देव का अन्य नाम क्या था। तो कत्यूरी राजा प्रीतम देव रहते हैं, माना जाता है कि इनके द्वारा पिथौरागढ़ की स्थापना की जाती है। तो इनका जो अन्य नाम रहता है वह रहता है पिथौरासाई, और इनके नाम पे ही पिथौरागढ़ जो नामकरण है तो उसकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला कौन सा गीत पिथौरागढ़ को कत्यूरीगढ़ कहा जाता है। तो पिथौरागढ़ में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले कौन से गीत में पिथौरागढ़ को क्या कहा गया है, कत्यूरीगढ़ कहा गया है। तो ये है दीपक गीत या द्यूड़। तो दीपक गीत द्यूड़ है जिसमें पिथौरागढ़ को क्या कहा गया है, कत्यूरीगढ़ कहा गया है। अगला प्रश्न है कि जिया रानी के कितने पुत्र थे। तो जिया रानी के 3 पुत्र रहते हैं, धामदेव, दुलासाई और ब्रह्मदेव। तो धामदेव, दुलासाई और ब्रह्मदेव 3 पुत्र रहते हैं। और कुमाऊं में जिया रानी को ये न्याय की देवी के रूप में भी प्रसिद्ध है, और इसे जो जिया रानी है इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजवंश की किस शासक का वंशज माना जाता है। तो कत्यूरी राजवंश को किस शासक का वंशज माना जाता है। तो ये माना जाता है शालिवाहन का। तो शालिवाहन के वंशज माने जाते हैं कत्यूरी राजवंश। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में ब्रह्मदेव मारा गया और कत्यूरी वंश का अंत हुआ। तो माना जाता है कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इस क्रम में उत्तराखंड पर भी आक्रमण हुआ। कि 1398 ईस्वी में युद्ध में मारा जाता है, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गोमती नदी किस घाटी में बहती है। तो गोमती नदी ये बहती है कत्यूर घाटी में। तो कत्यूर घाटी में बहती है गोमती नदी, और बागेश्वर में ये सरयू से मिल जाती है। सरयू और गोमती का संगम होता है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कि मालूशाही की राजधानी थी। तो मालूशाही की राजधानी कहाँ रहती है, लखनपुर बैराट। लखनपुर बैराट में रहती है मालूशाही की राजधानी। अगला प्रश्न है कि निम्बर देव को बागेश्वर शिलालेख में क्या कहा गया है। तो निम्बर देव को बागेश्वर शिलालेख में निवर्त कहा गया है। निम्वर्त और निम्बरम कहा गया है, 2 नाम इनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं निम्बर देव को बागेश्वर शिलालेख में, निम्वर्त और निम्बर देव। अगला प्रश्न है किस कत्यूरी शासक ने स्वयं को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया था। तो ये बताया था इष्टगण देव ने। तो इष्टगण देव ने जो राजपद था उसको दैवीय उत्पत्ति से जोड़ा और स्वयं को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया, यानी राजा को दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न बताया इष्टगण देव द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस कत्यूरी शासक की हत्या उसके सेवकों ने कर दी थी। कि माना जाता है कि जो वीरदेव या वरमदेव नामक शासक था यह अंत समय में काफ़ी अत्याचारी हो गया था, तो इसके सैनिकों ने ही इस शासक की हत्या कर दी थी। जो इसके सेवक थे तो उनके द्वारा ही इसे एक पहाड़ी से गिरा दिया जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी वंश के प्रथम राजा बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कत्यूरी वंश के प्रथम राजा रहते हैं बसंत देव, उनके द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है और उन्होंने परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने परम भद्दारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी बसंत देव ने, और इनके द्वारा ही बसंत देव द्वारा ही कत्यूरी वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरियों के शासनकाल में पैदल सेना को क्या कहा जाता था। तो कत्यूरियों के शासनकाल में पैदल सेना को गोमली कहा जाता था। अगला प्रश्न है ललित सूर की पत्नियां थी
ललित सूर की 2 पत्नियां थी, लया देवी और क्षमा देवी। तो लया देवी और क्षमा देवी क्या थी? ललित सूर की पत्नियां थी। अगला प्रश्न है कि कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी मानी जाती है ढिकुली, नैनीताल में। तो कत्यूरियों की शीतकालीन राजधानी कहाँ मानी जाती है? ढिकुली, नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी काल में सर्वाधिक ताम्रपत्र किस राजा के प्राप्त हुए? तो कत्यूरी काल में सर्वाधिक ताम्रपत्र ये प्राप्त हुए ललित सूरदेव के और उसके बाद भूदेव के। तो सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त होते हैं? ललित सूर और उसके बाद फिर भूदेव के। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी वंश के अभी तक कितने ताम्रपत्र या अभिलेख मिले हैं? तो इसके मिले हैं कुल 8 अभिलेख मिले हैं और जिनकी लिपि क्या है? इनकी लिपि कुटिला है। तो 8 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, 8 ताम्रपत्र हमें प्राप्त हुए हैं और इनकी लिपि क्या है? कुटिला है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी नरेशों के उदादिला पदाधिकारी होता था। तो उदादिला नामक पदाधिकारी होता था आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा अधिकारी। तो आधुनिक सुपरिटेंडेंट जैसा अधिकारी क्या होता था? उदादिला। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी नरेशों के महाकृत तृतीका नामक जो अधिकारी होता था वह निरीक्षण संबंधी कार्यों का मुख्य अधिकारी होता था। तो वो क्या करता? निरीक्षण संबंधी कार्यों को संपन्न करता था। अगला प्रश्न है कि तालेश्वर ताम्रपत्र संबंधित है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है पौरव वंश से। तो पौरव वंश से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र। अगला प्रश्न है कि पौरव वंश में कर वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था। तो पौरव वंश में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता था भागिक। क्या कहलाता था? भागिक कहलाता था कर वसूलने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है कि 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक था। तो 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक क्या है? अजयपाल। तो 52 गढ़ों को जीतने वाला एकमात्र शासक कौन था? अजयपाल। अगला प्रश्न है कि अनंतपाल द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो अनंतपाल द्वितीय का अन्य नाम क्या है? इनको मुकुंद देव के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था। तो पंवार वंश में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था? ये होता था मुख्तार। तो मुख्तार क्या होता था? पंवार वंश में सर्वोच्च मंत्री होता था। अगला प्रश्न है कि कनक वंश महाकाव्य ग्रंथ किसने लिखा है? तो कनक वंश महाकाव्य ग्रंथ है बालकृष्ण भट्ट का। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है कनक वंश महाकाव्य। अगला प्रश्न है कि वृत्त कौमुदी नामक ग्रंथ है। तो वृत्त कौमुदी नामक ग्रंथ किसका है? तो ये मतीराम द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि पंवार शासक में चंड नामक व्यक्ति का मुख्य कार्य होता था। तो चंड नामक मुख्य कार्य क्या होता था? ये संदेश वाहक होते थे। तो पंवार शासन व्यवस्था में चंड या चुंड नामक जो व्यक्ति होता था उसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था। अगला प्रश्न है कि चंद वंश के समय कूद कर लिया जाता था। तो चंद वंश के समय कूद कर होता था जो अनाज जो रकम के बदले लिया जाता था, यानी पैसे के बदले अनाज लिया जाता था। तो इस कर को क्या कहते थे? कूद कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कटक कर। तो कटक कर होता था सेना के लिए लिया गया कर और यह किस समय प्रचलन में था? तो ये चंद वंश के समय प्रचलन में था कटक कर। तो ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन था? चंद वंश में कटक कर। अगला प्रश्न है कि राजभक्ति परियोजना स्थित है। तो राजभक्ति परियोजना स्थित है नंदाकनी में और ये कहाँ है? चमोली में। तो चमोली में राजभक्ति परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि दुजाऊ परियोजना स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिमी नयार पर पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि भालू बांध स्थित है। तो भालू बांध कहाँ स्थित है? ये स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में। 1903 में इसको बनाया गया। अगला प्रश्न है कि गौरी डैम स्थित है। तो गौरी डैम स्थित है चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामरानी बांध को किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति मिली? तो जामरानी बांध को 1975 में केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दी गौला नदी पर और ये नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सोना नदी वन्यजीव विहार स्थित है। तो सोना नदी वन्यजीव विहार स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। 1987 में इसकी स्थापना की जाती है और 301 किलोमीटर के आसपास
वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि दशहरा पर्यटन मेला लखवाड़ किस जिले में लगता है? तो दशहरा पर्यटन मेला लखवाड़ ये देहरादून जिले में लगता है। अगला प्रश्न है 20 भूत कौथिक का मेला, तो कौथिक का मेला, भूत कौथिक का मेला कहाँ लगता है? तो ये टिहरी में लगता है। अगला प्रश्न है मोरी का मेला, तो ये किस जिले में लगता है? ये पौड़ी गढ़वाल में लगता है मोरी का मेला। ब्यानधुरा नामक उत्सव मनाया जाता है, तो ब्यानधुरा नामक उत्सव मनाया जाता है चंपावत में। कहाँ मनाया जाता है ब्यानधुरा नामक उत्सव? ये मनाया जाता है चंपावत में। अगला प्रश्न है और उत्तराखंड का आज का अंतिम प्रश्न है कि सरवर पीठ मेला गदरपुर किस जिले में लगता है? तो सरवर पीठ मेला कहाँ लगता है? ये उधम सिंह नगर में और ये लगता है गदरपुर में। इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भारूपीय, तो भारूपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा के रूप में। किसमें प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है यह है पाली। तो पाली क्या है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है 343 से 351 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर थे 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भूतसर्ग में संधि विच्छेद है, तो भूतसर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? भूधन उत्सर्ग, तो ऊ धन ऊ क्या हो जाएगा? ये बड़ा ऊ हो जाएगा, इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। तो जिसमें क्या होता है वर्ण क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, तो उसमें दीर्घ संधि हो जाती है। तो भू धन ऊ क्या हो जाएगी? बड़ा ऊ हो जाएगा, तो भूतसर्ग। अगला प्रश्न है कि महोदधि का संधि विच्छेद है, तो महोदधि का संधि विच्छेद क्या है? महाधन उदधि। तो हा में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, आ प्लस ओ, तो ये क्या हो जाएगा? आ प्लस ओ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें सामान्यतः एक मात्रा होती है तो वो क्या होगा? उसमें गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है रमेश्वर्य, तो रमेश्वर्य का संधि विच्छेद है रमाधन ऐश्वर्य। तो रमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ऐश्वर्य। और इसमें क्या हो? आधन ए आ रहा है, आधन ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो जिसमें दो मात्राएं हों, दो मात्राएं लगी हुई हों, तो उसमें हमेशा क्या होगा? उसमें वृद्धि संधि होगी। ये आपको ध्यान रखना कि अगर एक मात्रा है तो गुण संधि और दो मात्राएं लगी हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अनुवृत्ति का संधि विच्छेद है, तो अनुवृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन इति। तो इसमें ऊधन ई मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? वी, तो वी क्या हो जाएगा? ये यण संधि हो जाएगा, या रा ला वा, तो ये क्या हो जाएगी? यण संधि। अगला प्रश्न है कि भावनी का संधि विच्छेद है, तो भौधन इनी, भौधन इनी, तो औधन ई क्या हो जाएगा? ये आयु हो जाएगा और ये अयादि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा, प्रति उत्पन्न धन मति। अगला प्रश्न है कि निर्वासित में प्रत्यय है, तो निर्वासित प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो शब्द अंत में जुड़ते हैं, तो इसमें क्या जुड़ रहा है? तो इत शब्द इसमें जुड़ रहा है, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा, निर्वासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा धन संभव, जैसा संभव हो में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यथा क्या है? ये अवयव शब्द है,
तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में कौन सा समास है, तो क्रोधाग्नि में क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि। अगला प्रश्न है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है कि जिसमें क्या आ रहा है, संख्यावाचक शब्द पहले आ रहे हों, तो त्रि है तीन, तो तीन लोगों का समाहार, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौलड़ी, चार हैं लड़ियाँ जिसमें, यानी माला, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसमें द्विगु समास नहीं होगा। भले इसमें क्या आ रहा है, छो आ रहा है, स्टार्टिंग में चार आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, तो ये जो पूरा पद है ये किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहा है, यानी चौलड़ी का मतलब माला से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कल्पद्रुम का पर्यायवाची शब्द है, तो कल्पद्रुम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवद्रुम, पारिजात, हरिचंदन और मंदार। तो कल्पद्रुम के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, देवद्रुम, पारिजात, हरिचंदन और मंदार क्या होंगे, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न है मीत के पर्यायवाची शब्द हैं सहचर, सपक्ष, मित्र और सखा। तो सहचर, सपक्ष, मित्र और सखा क्या हैं, ये मीत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि मौन का विलोम शब्द है, मौन का विलोम शब्द होता है मुखर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मौन का विलोम शब्द क्या है, मुखर। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि शाश्वत का विलोम शब्द है, कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 70 प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।